नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं मैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्या है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, जिसको आप हिंदी में कह सकते हो खाद एवं उर्वरक। खाद व उर्वरक, इंग्लिश वाले लिखो तो लिख लो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप आराम से बस देखना है इसको, साथ साथ ही आपको याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होता है। उसके बाद में अपने इसको डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन सी खाद होती है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने खाद। खाद या मैन्योर्स क्या होती है। देखो, वह खाद जो मनुष्यों के मलमूत्र या पशुओं के मलमूत्र या आप कह सकते हो वनस्पति के अवशेषों से तैयार की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अपने खाद बोलते हैं। यहां तक क्लियर है। ऐसे लिख सकते हो आप, वह पदार्थ या खाद जो मनुष्यों के मलमूत्र, पशुओं और वनस्पति के अवशेषों, ये मनुष्यों के और पशुओं के मलमूत्र और वनस्पति के अवशेषों, ठीक है, ऐसे लिख लेना आप, वनस्पति के अवशेषों से तैयार होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। वह पदार्थ है, वह खाद जो मनुष्य और पशुओं के मलमूत्र और वनस्पति के अवशेषों से तैयार होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी खाद या मैन्योर कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। खाद के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट यानी कि पादप पोषक तत्व जो होते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो कम होती है, लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कार्बनिक जो पदार्थ होता है, वो इसमें ज्यादा होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना। यानी कि वह पदार्थ जो मनुष्य या पशुओं के मलमूत्र या वनस्पति के अवशेषों से तैयार होती है, वो खाद कहलाती है। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है और ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज्यादा होती है, वो होती है आपकी खाद। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक या फर्टिलाइजर। लिखो उर्वरक या फर्टिलाइजर, ठीक है। वह अकार्बनिक खाद, ये अकार्बनिक होती है, जो खाद या मैन्योर होती है वो कार्बनिक है, ये अकार्बनिक होती है, ठीक है। वह अकार्बनिक खाद जो कारखानों में तैयार होती है, क्लियर है, कारखानों में तैयार होती है, वो क्या है, वो है फर्टिलाइजर या उर्वरक। ये जो उर्वरक होते हैं, यानी कि जो खाद होती है वो तो सिर्फ मनुष्यों का मलमूत्र हो गया, पशुओं का मलमूत्र हो गया, वनस्पति का अवशेष, उससे तैयार होती है। लेकिन ये जो होती है उर्वरक होती है, ये क्या होती है, कारखानों में तैयार होती है, ठीक है। और इनमें एक तो ये डिफरेंस हो गया दोनों में, और एक डिफरेंस हो गया कि ये वो जो आपकी जो खाद होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, यानी जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो ज्यादा होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। लेकिन उर्वरक के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है उसके। इसमें क्या होता है, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है इसकी मात्रा इसमें ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम होता है, ठीक है। बस ये दो इसमें मेजर डिफरेंस है, खाद और उर्वरक। तो आपको याद, ये तो समझ आ गया हो कि खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होती है। अब अपने सबसे पहले खाद को पढ़ेंगे। अब इस आज के वीडियो में अपने खाद को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या उर्वरक को पढ़ लेंगे, यानी कि फर्टिलाइजर को पढ़ लेंगे डिटेल से। सबसे पहले अपने खाद को पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज अपने खाद के बारे में पढ़ लेते हैं, मैन्योर्स, यानी कि कौन कौन सी, ये तो बता दिया मैंने कि आपको खाद क्या होती है और फर्टिलाइजर क्या होता है। तो अपने खाद पढ़ लेते हैं कौन कौन सी खाद हैं, और उसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजर पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में दोनों कवर होगा नहीं, दोनों करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो अपने आज खाद पढ़ लेते हैं। सबसे पहले खाद का वर्गीकरण। तो दो टाइप की खाद होती है, एक होती है स्थूल स्थूल कार्बनिक खाद, स्थूल कार्बनिक खाद, ठीक है। एक होती है सांद्रित कार्बनिक खाद,
सांद्रित सांद्रित कार्बनिक खाद। ठीक है, स्थूल कार्बनिक खाद और सांद्रित कार्बनिक खाद दो टाइप की होती है। इसको आप इंग्लिश वाले लिखना चाहो तो लिख सकते हो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर ये होती है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। क्लियर यहाँ तक? अब ये स्थूल और कार्बनिक खाद और सांद्रिक कार्बनिक खाद कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, स्थूल के अंदर आती है आपकी एक तो गोबर की खाद, इसको आप FYM या फार्म यार्ड मैन्योर कह सकते हो, गोबर खाद। ठीक है, एक होती है कंपोस्ट, एक होती है वर्मी कंपोस्ट। देखो, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक ही मत समझ लेना। कुछ स्टूडेंट जो नए नए होते हैं उनको दिक्कत होती है। ठीक है, बाकी तो सबको पता है, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, और एक होती है आपकी हरी खाद। तो ये सारी जो होती है वो आपकी आ जाती है किसमें? स्थूल कार्बनिक खाद के अंदर। ठीक है, फिर आती है एक चीज और देख लेना, इसके अंदर थोड़ा न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा कम होती है, इसमें थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक है, सांद्रित वाले में जो कंसंट्रेट है इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है, उस ऊपर वाले में कम होती है। सांद्रित में कौन कौन से आ जाएंगे इसके एग्जांपल देख लो। इसमें जितनी भी खड़ियां हैं, खड़ियां यानी कि ऑयल कैक्स जिसको बोल देते हैं, ऑयल कैक्स, वो सारी इसमें आ जाएंगी। हड्डियों का चूरा, बोन मील जिसको बोलते हैं, वो इसमें आ जाएगी। बोन मील हो गया, ब्लड मील हो गया, वे सारे सींग खुर वो सब इसमें ही आ जाएंगे। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा गुआनो करके आता है, ये क्या होता है? ये एग्जाम में पूछ ले, यानी कि जो सी बर्ड्स होते हैं ना, सी बर्ड्स यानी कि जो समुद्र तट वाले जो जीव जंतु होते हैं उनसे तैयार किया जाता है, उनको सुखा के ऐसे करके तैयार किया जाता है। ये गुआनो सी बर्ड्स से तैयार होता है। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस होता है ये ज्यादा होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि खाद दो टाइप की होती है, वर्गीकरण किया। स्थूल कार्बनिक खाद, इसमें गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आ गया। फिर सांद्रित कार्बनिक खाद में आपके खड़ियां वगैरह, हड्डियों का चूरा, बोन मिल, ब्लड मिल, गुआनो वगैरह जो भी है, सींग खुर, वो सब इसमें आ गए सांद्रित में। इसमें थोड़े न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं। तो ये खाद का वर्गीकरण। अब अपने एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थूल कार्बनिक खाद पढ़ेंगे। ठीक है, सब डिटेल से अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस जुड़े रहो, वीडियो में बने रहो एंड तक, सब याद हो जाएगा आपको यहाँ देखते देखते ही। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे गोबर खाद को। सबने नाम सुना है गोबर खाद, क्या बोलते हैं इसको? FYM बोलते हैं ना, फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है, कई बार क्या पता है एग्जामिनर का माइंड चेंज हो, घर से परेशान हो, वो आपसे पूछ भी ले, प्रक्षेत्र खाद बोलते हैं इसको। गोबर खाद को क्या बोलते हैं? प्रक्षेत्र खाद भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, गोबर खाद किसको बोलते हैं ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, यानी कि जो एनिमल्स का जो बिछावन है या उसका यूरिन है, उसकी डंग है, उनको डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है, वो गोबर की खाद। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट पूछ लिए जाते हैं, NPK मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, NPK की मात्रा इसमें कितनी होती है, तो वो आप लिख लो 0.5, 0.25, 0.5। आप 5 के पीछे एक जीरो भी लगा सकते हो कि थोड़ा याद करना इजी हो जाएगा, 50, 25, 50। ठीक है, 0.5, 0.25 और 0.25 और 0.5। तो ये इसमें NPK की मात्रा होती है गोबर की खाद में, बहुत बार पूछ ली जाती है, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा गोबर की खाद के अगर आपको मैं बेनिफिट बताऊं, क्या बेनिफिट है इसके, वो भी आप लिखो तो लिख लो। एक तो ये मृदा की भौतिक दशा है उसको सुधारता है, भौतिक दशा को सुधारता है। ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमस की मात्रा जो होती है इसमें गोबर की खाद में ज्यादा होती है, उसकी वजह से ये मृदा की क्या करता है, भौतिक दशा को सुधारता है। इसके अलावा मृदा की जल धारण जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है, ये मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसे लिख सकते हो कि जो भी लवणीय मृदा है या जो अम्लीय मृदा है उनको भी सुधारता है, अम्लीय मृदा को सुधारता है।
यानी कि फील्ड में कॉपर की खाद डालने से उस मिट्टी की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन वो सुधरती है, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण की क्षमता बढ़ती है, सलाइन और एसिडिक जो सॉइल्स होती है उसको भी सुधारने में ये गोबर की खाद है जो काम आती है। एनपीके आप याद कर लो। गोबर की खाद बनाने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन एक इसका जो बेस्ट मेथड है वो याद कर लो, क्या पता पूछ ले, ट्रेंच मेथड करके है। ट्रेंच मेथड अगर आपसे पूछ ले कि गोबर की खाद बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, वो है ट्रेंच मेथड। ये CN आचार्य इसने मतलब डेवलप किया था, CN आचार्य ने। तो आप ये एक याद कर लेना, ट्रेंच मेथड। ठीक है, तो ये होगी आपकी गोबर की खाद, यहाँ तक क्लियर है। इसमें एक चीज और होती है, देखो जब अपने क्या करते हैं गोबर की खाद अपने जब बनाते हैं या इसको स्टोर करते हैं ना, इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, आपको पता है, नुकसान, लॉसेस, वोलेटिलाइजेशन लॉसेस होते हैं। तो वोलेटिलाइजेशन और एक लीचिंग लॉसेस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, लीचिंग क्या होती है और वोलेटिलाइजेशन वाष्प के रूप में न्यूट्रिएंट का उड़ जाना, और लीचिंग होता है नीचे नीचे की ओर धरती में न्यूट्रिएंट का वो हो जाना, ठीक है, लॉस हो जाना। तो वोलेटिलाइजेशन में तो जो आपका अमोनिया है उसका होगा NH3 का, और लीचिंग में यहाँ पर जो नाइट्रेट है NO3 इसका लॉस होगा हमेशा। तो इन लॉसेस से बचने के लिए अपने क्या करते हैं, FYM के अंदर क्या मिला देते हैं, एक तो अपने जिप्सम मिला देते हैं प्लस SSP मिला देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ भी सकते हैं। यानी कि वोलेटिलाइजेशन और लीचिंग के लॉसेस को कम करने के लिए FYM के अंदर अपने क्या कर देते हैं, जिप्सम और SSP मिला देते हैं। इससे क्या होता है, ये जो लॉसेस होते हैं ये नहीं होते, लीचिंग और वोलेटिलाइजेशन। तो ये आपका होगी गोबर की खाद, इसको आप अच्छे से लिख लो। फिर अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोस्ट। एक ऊर्जा शक्ति भी बढ़ाता है ये गोबर की खाद, ये तो है ही, अभी कार्बनिक खाद है तो बढ़ाएगा ही। कंपोस्ट पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, 2 नंबर है आपकी कंपोस्ट। अपने अभी फर्स्ट वाली पढ़ रहे हैं स्थूल में गोबर की खाद हो गया। कंपोस्ट एक होता है कंपोस्ट, एक होता है वर्मी कंपोस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, देखो कंपोस्ट तो वो होता है क्या, यानी कि जो भी शहरी कूड़ा करकट हो गया या फिर पशुओं का कूड़ा करकट हो गया, अवशेष हो गया बिछा, उनसे अपने उनको सड़ा गला कर बनाते हैं, वो हो गया कंपोस्ट, विच्छेदन क्रिया से, ठीक है। अब जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें अपने करते हैं अर्थवर्म्स का उपयोग, अर्थवर्म्स यानी कि केंचुए का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे गोबर की खाद हो गई या पशुओं का मल मूत्र वगैरह अपशिष्ट हो गया, उनके साथ उनमें केंचुए डाल देते हैं, ठीक है। वो केंचुए क्या करते हैं, उसको खाते रहते हैं और फिर वो मल मूत्र के साथ वो निकालते रहते हैं। तो वो होती है आपकी वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो अब अपने पहले पढ़ेंगे कंपोस्ट। कंपोस्ट क्लियर होगा क्या होता है कंपोस्ट, शहरी कूड़ा करकट या पशुओं के मल मूत्र से तैयार किया जाता है विच्छेदन क्रिया से, वो होता है कंपोस्ट। एक होता है कंपोस्टिंग, एक होता है कंपोस्ट और एक होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है भाई, कंपोस्ट बनाने की विधि कंपोस्टिंग कहलाती है। सीधी सी बात है, कंपोस्ट बनाने की विधि क्या होती है, कंपोस्टिंग कहलाती है, ठीक है भाई। अब कंपोस्ट भी भाई दो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका फार्म लिटर, ये जो फार्म लिटर होता है ये पशुओं के मलमूत्र, पशुओं के मलमूत्र या वनस्पति के अवशेषों से तैयार किया जाता है। वनस्पति के अवशेषों से तैयार किया जाता है। एक होता है आपका शहरी कूड़ा करकट से, शहरी कंपोस्ट कह लो, चाहे शहरी कूड़ा करकट से बनने वाला कंपोस्ट, इसको टाउन कंपोस्ट भी बोल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि टाउन कंपोस्ट किसे कहते हैं। तो टाइप फार्म लिटर यानी कि पशुओं के मलमूत्र वनस्पति के अवशेषों से बनने वाला, और शहर के अंदर जो कूड़ा करकट है उससे जो बनता है वो आपका टाउन कंपोस्ट या शहरी कूड़ा करकट। तो ये दो टाइप के आपके कंपोस्ट के प्रकार है ये। इसमें एनपीके की मात्रा अगर आप याद करो तो लगभग 0.5, 0.15, 0.5 इतनी होती है। 0.5, 0.15 और 0.5 होती है। टाउन कंपोस्ट में होती है 1.5, 1.5, 0.4, 1.4, ठीक है। ये याद करो तो कर लेना आप, कई बार पूछ लिया जाता है। तो दो टाइप के कंपोस्ट होते हैं,
वर्क फार्म लीटर और शहरी कूड़ा करकट टाउन कंपोस्ट बोलते हैं, और ये एनपीके होते हैं इसमें। अब इसमें अपने कंपोस्ट बनाने की कुछ विधियां हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको कंपोस्ट बनाने की विधियां। सबसे पहले है एडको विधि। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। एडको विधि ये इंग्लैंड के अंदर विकसित हुई थी 1921 के अंदर। आप देखो ऐसे नहीं पूछेगा आपको, कोई विधि नहीं पूछेगा कि एडको विधि में कैसे कैसे कंपोस्ट बनाया जाता है, कभी नहीं पूछते। सिर्फ जो वैसे क्वेश्चन होता है नॉर्मल कि किसने इसको विकसित किया, इसमें क्या मेन चीज है, वो चीजें पूछते हैं। जैसे किस तो अपने कंपोस्ट बनाने की विधियां देख लेते हैं कौन कौन सी है। कंपोस्ट बनाने की विधियां पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कंपोस्ट बनाने की विधि है एडको विधि। तो इसको थोड़ा दोस्तों, ये जो कंपोस्ट बनाने की विधियां है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है एक दो क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले एडको विधि, इसको इंग्लैंड के अंदर विकसित किया गया था। इंग्लैंड के अंदर लगभग ये 1921 के अंदर, 1921 1921 के अंदर इंग्लैंड के अंदर इसको विकसित किया था। और इसको विकसित करने वाले जो थे साइंटिस्ट वो थे अर्चिंसन 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 और हॉवार्ड, है ना, सॉरी रिचर्डसन, अर्चिंसन और रिचर्डसन ये थे। तो एडको विधि के अंदर एक ध्यान रखना ना, आप इसमें एडको पाउडर का उपयोग होता है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। देखो विधियां रटनी नहीं है आपको, कोई थ्योरी थोड़ी लिखनी है एग्जाम में। एडको पाउडर का उपयोग होता है, मेन मेन चीजें हैं वो आप उसमें से याद कर लो कि एडको विधि को विकसित किया था हर्चिंसन और रिचर्ड्स ने, कहां पर, इंग्लैंड 1921 में। एडको पाउडर का उपयोग होता है, बस इतना याद करना। दूसरा याद करो एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि। एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि, ठीक है। इसका बस साइंटिस्ट याद कर लो, साइंटिस्ट का नाम फाउलर व रिगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फाउलर व रिगे एक्टिवेटेड कंपोस्ट विधि। तो ये दो टाइप की, दो मैंने आपको बताई, एक्टिवेटेड और एडको विधि, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंदौर विधि। 3 नंबर है इंदौर विधि। इंदौर विधि इसको जो विकसित किया था वो किया था सर अल्बर्ट हॉवार्ड ने। सर अल्बर्ट हॉवार्ड ने इसको इंदौर विधि को विकसित किया था, ठीक है। कहाँ किया था? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, कहां पर है ये? इंदौर के अंदर, ठीक है, इसलिए इसका नाम रख दिया इंदौर विधि। हीप मेथड भी कह सकते हैं इसको, हीप मेथड, ठीक है। और इसमें इसको आप इसमें एरोबिक मेथड भी कह सकते हैं इसको, एरोबिक। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब इसमें हवा एक क्रॉस होती है, एनारोबिक वाला नहीं होता। तो इंदौर विधि है, सर अल्बर्ट हॉवार्ड ने इसको विकसित की थी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर के अंदर। हीप मेथड बोलते हैं इसको, और एनारोबिक मेथड भी इसको अपने बोल देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब 3 पढ़ ली अपने कंपोस्ट बनाने की विधियां। नेक्स्ट विधि है बेंगलोर विधि या आचार्य विधि। 4 नंबर है बेंगलोर विधि या इसको आचार्य विधि भी कह देते हैं। तो ये तो सबने पढ़ रखी है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है भाई, अच्छे से पढ़ लेना इसको। बेंगलोर विधि या आचार्य विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि CN आचार्य ने इसको विकसित किया था। CN आचार्य ने, इसलिए इसका नाम कर दिया आचार्य विधि, ठीक है। बेंगलोर विधि या आचार्य विधि ये जो अपने विकसित हुई थी, कहां पर हुई थी? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस करके है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहां पर है? बेंगलोर के अंदर है, इसलिए इसका नाम बेंगलोर विधि रख दिया, ठीक है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर है, इसलिए इसका नाम बेंगलोर पड़ गया। और सीएन आचार्य ने इसको विकसित की थी, इसलिए इसको आचार्य विधि भी कहते हैं। इसको सबसे बेस्ट विधि, कंपोस्ट बनाने की सबसे बेस्ट विधि कहते हैं भाई, कंपोस्ट बनाने की सबसे उत्तम विधि। क्यों? क्योंकि इसमें एक देखो, एक तो इसमें एनारोबिक वो होती है, ये आप यहां लिख लो। अभी पढ़ाया था मैंने आपको एरोबिक वाली विधि, इसमें एनारोबिक वो होती है, ठीक है, एनारोबिक भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर जो मेन बात है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है इसमें खाद की पलटाई नहीं की जाती। इसमें खाद की पलटाई नहीं की जाती, बाकी जितनी भी विधि है उनमें सब में की जाती है, लेकिन इसमें नहीं की जाती। ये इसको आप चाहे स्टार लगा के, जितने भी स्टार कम पड़ते हैं आप लगा के लिख लेना, क्योंकि कंपोस्ट में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 90% जो क्वेश्चन आने का चांस होता है बेंगलोर, क्योंकि सबसे बेस्ट विधि है एक तो कंपोस्ट बनाने की, और इसमें खाद की पलटाई नहीं होती, ये एक इसमें यूनिक चीज है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गई आपकी बेंगलोर विधि, ठीक है, इसको आप आराम से लिख लो। अब 4 तो अपनों ने पढ़ ली कंपोस्ट बनाने की विधि, अब एक तो और रही है, वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर अपने वर्मी कंपोस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे, तो ध्यान से थोड़ा देख लेना। 4 नंबर, 4 तो पढ़ा दी अपनों ने, पांचवी है मायादास, नहीं पूछेंगे आपसे, क्योंकि ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश यहाँ से विकसित हुई है। बस नाम याद कर लो इसका, क्या पता भाई माइंड सटक जाए एग्जामिनर का, पूछ ले। लास्ट है नाडेप, नाडेप विधि, ये अपनी पुणे महाराष्ट्र के अंदर विकसित हुई है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। इसमें जो खास बात है बोले को आप है, इसमें गोबर की कम आवश्यकता होती है, गोबर की कम आवश्यकता। तो ये 6 विधि है कंपोस्ट बनाने की, एडको विधि, एक्टिवेटेड चारकोल विधि, इंदौर विधि, और आपकी ये बेंगलोर विधि, मायादास विधि और नाडेप विधि। तो इसमें से सबसे जो अच्छी है, जो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होंगे वो आपके बेंगलोर वाली में से होंगे, ठीक है, और 2 नंबर पर आपको जो इंदौर वाली है उसमें होंगे। तो ये 6 विधि है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर कंपोस्ट बनाने की विधि में से क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम सही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। गोबर की खाद होगी, अपने कंपोस्ट होगी। अब अपने वर्मी कंपोस्ट पढ़ेंगे, 3 नंबर वर्मी कंपोस्ट। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर पढ़ रहे थे अपने, स्थूल कार्बनिक खाद, जिसमें कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट। मैंने बताया था वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि पशुओं का जो भी यूरिन वगैरह है, मलमूत्र वगैरह है, ठीक है, उनको जो अवशेष वगैरह बिछावन है या गोबर की खाद है, उनके अंदर केंचुआ डाल देते हैं, ठीक है, उनसे जो बनने वाली होती है वो होती है, उसको बोलते हैं अपने वर्मी कंपोस्ट। इसमें न्यूट्रिएंट लिख लो पहले तो आप, एनपीके ये पूछ लिए जाते हैं, ये लगभग होते हैं 3, 1, 1.5। ये देखो, ये जो न्यूट्रिएंट है ना एनपीके, ये आप जितनी भी ज्यादा बुक पढ़ोगे उसमें अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन एग्जामिनर क्या है, हर किसी की नहीं पूछता, जो इंपॉर्टेंट जो होती है खाद उसी की पूछेगा आपसे, जैसे गोबर खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट होगी। और इनमें भी आपको जो 4 ऑप्शन देगा उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देगा, जिससे आप इसको वो कर सकते हो इजीली। तो एनपीके 3, 1, 1.5 होती है वर्मी कंपोस्ट में। अर्थवर्म का यूज करते हैं, यानी कि केंचुआ का। तो सबसे बेस्ट जो अपने राजस्थान के लिए, या सबसे बेस्ट जो राजस्थान की जलवायु की सूटेबल के लिए जो केंचुए की प्रजाति है वो कौन सी है, आप लिख सकते हो, आइसिनिया, आइसिनिया फोइटिडा। ये राजस्थान के क्लाइमेट को सूट करने वाली इसकी वो है, प्रजाति है इसकी केंचुए की, आइसिनिया फोइटिडा। तो इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, लिखना चाहिए तो ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो किसी को, यूट्रिलस यूजिनी भी करके है एक, यूट्रिलस यूजिनी। तो ऐसे तो बहुत सारी है, लेकिन ये आइसिनिया फोइटिडा है, ये राजस्थान के क्लाइमेट को सूट करता है, ये इसमें मैन है, ठीक है। ये आपका वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर भी कह सकते हो, वर्मी कल्चर, ठीक है। तो आप ये एनपीके याद करना, 3, 1, 1.5। अब अपने इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट हो गया और गोबर की खाद हो गई, पर हरी खाद रहेगी, है ना, यानी कि जो आपकी जो स्थूल कार्बनिक खादें थी उसमें से आपकी एक रहेगी हरी खाद, 4 नंबर।
हरी खाद क्या होती है? हरी खाद लेग्यूमिनस फसलें जो होती है, फलीदार या जो आपकी जो होती है दाने वाली फसलें होती है, अपने क्या करते हैं उनको खेत में लगाते हैं और पॉट बनने से पहले यानी कि जब उसमें फ्लावरिंग फ्लावरिंग के टाइम क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लावरिंग के टाइम क्या करते हैं अपने इन फसलों को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, उसी को अपने क्या कहते हैं? हरी खाद। ठीक है, यानी कि ग्रीन प्लांट मटेरियल होता है, अनडिकम्पोज्ड होता है, अपने क्या करते हैं बिफोर पॉड फॉर्मेशन सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, वही आपकी क्या है? हरी खाद है। ठीक है, हरी खाद के बहुत सारे फायदे हैं भाई। भौतिक दशा सुधारती है, सोइल की भौतिक दशा सुधारती है, प्लस मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है ना, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि लवणीय और एसिड जो एसिडिक होती है, लवणीय प्लस अम्लीय जो मिट्टी है उसका सुधार करती है। तो फायदे तो इसके बहुत है भाई हरी खाद के। ठीक है, तो फ्लावरिंग के टाइम इसको अपने क्या करते हैं खेत के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, मृदा के कटाव को भी रोकती है ये। अब हरी खाद जो होती है ये भी दो टाइप की होती है। क्या होती है? हरी खाद भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है इन सिचु, एक होती है एक्स सिचु। अब भाई ये क्या होती है? हिंदी में लिख लो आप इसको, दलहनी फसलें लिख लो, दलहनी फसलों वाली, दलहनी फसलों वाली हरी खाद लिख लो। इसको लिख लो आप पत्तियों वाली, पत्तियों वाली हरी खाद। देखो इन सिचु एक्स सिचु का मतलब यही होता है कि दो टाइप की हरी खाद होती है। एक तो ऐसी हरी खाद होती है जिसको अपने खेत के अंदर लगाते हैं, उसको फ्लावरिंग आने से फ्लावरिंग के टाइम पॉट बनने से पहले क्या करते हैं अपने खेत के अंदर ही दबा देते हैं, वो होती है इन सिचु, उसी फील्ड के अंदर दबा देते हैं, वो होती है इन सिचु। उसके अंदर अपनी दलहनी फसलें वगैरह आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख लो, जैसे सनई होगी, ढैंचा हो गया, सनई ढैंचा। अगर आपसे पूछे कि ऑप्शन आए कि सबसे बेस्ट हरी खाद कौन सी है, सबसे बेस्ट, तो ये जो सनई है ना, ये सबसे बेस्ट हरी खाद बनाने के लिए फसल है सनई, जिसको आप क्रोटोलेरिया जुन्सिया बोलते हैं। इसका शायद मैंने अलग से एक वीडियो भी बना के डाल रखा है, डेंचा का और इसका दोनों का। और डेंचा को बोलते हैं सस्पेनिया रोस्ट्राटा, सस्पेनिया एक होता है सस्पेनिया रोस्ट्राटा, एक होता है सस्पेनिया एक्युलेटा। तो सस्पेनिया रोस्ट्राटा होता है स्टेम नोडुलेटिंग, स्टेम पर नोड्यूल बनाता है, और सस्पेनिया एक्युलेटा होता है जो रूट पर नोड्यूल बनाता है। तो सस्पेनिया रोस्ट्राटा पर तो मैंने 7-8 मिनट का पूरा वीडियो डिटेल से बना रखा है। ठीक है, इनकी सीड रेट अगर बात करें तो सनई की लगभग 25 से 30 केजी पर हेक्टर होती है, इसकी 30 से 40 केजी पर हेक्टर होती है। तो एक नंबर तो ये आएगी सबसे बेस्ट, 2 नंबर पर ढेंचा आएगी। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बेस्ट हरी खाद बनाने के लिए फसल कौन सी है, 1 नंबर पर आएगी सनई, 2 नंबर पर आएगी ढेंचा। ये जो सनई है ये तो इंडिया के चाहे कोई भी पार्ट है वहां सुटेबल है उसके लिए, लेकिन ये जो ढेंचा है ये मेनली जो वाटर लॉगर कंडीशन है, जल भराव की कंडीशन है या एसिडिक कंडीशन होती है सलाइन वगैरह, वहां पर ये सुटेबल है। इनके अलावा और भी फसलें हैं, मूंग, लोबिया, गवार, ठीक है, बरसीम, रिजका, ये सब की सब हरी खाद बनाने वाली फसलें हैं, इन सिचु वाली है, यानी कि दलहनी फसलें इन सिचु मतलब इसको खेत में लगाया, पॉट बनने से पहले फ्लावरिंग के टाइम में उसके अंदर दबा के अपने हरी खाद बनानी, वो होगी। अब दूसरी होती है पत्तियों वाली है एक्स सिचु। इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी अपने पत्तियों टहनियों सहित पत्तियां और टहनियां उसको लेके फिर खेत में लाके अपने दबा के उसमें हरी खाद तैयार करते हैं, यानी कि खेत के अंदर नहीं होते। जैसे इसके एग्जांपल लिख लो आप, जैसे नीम हो गया, महुआ हो गया, एक और है पोंगामिया करके है, पोंगामिया, और एक है ग्लिरिसीडिया। ये कुछ पेड़ है
इनको अपने फील्ड के अंदर उगा के फील्ड के अंदर नहीं दबाते, साइड में लगाते हैं, इनकी पत्तियां और टहनियां लाते हैं, फील्ड के अंदर रखते हैं और उसमें दबा देते हैं। तो ये होगी इन सिचु, खेत के अंदर ही। ये बाहर से लाते हैं पत्तियां, वो होगी एक्स सिचु। तो ये अपनी हरी खाद के दो टाइप होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो फर्स्ट वाली थी ना स्थूल कार्बनिक खाद, वो कंप्लीट हो गई आपकी। अब एक आपकी रही है दूसरे वाली, कौन सी? सांद्रित कार्बनिक खाद जो थी वो रही है। अब कुछ नहीं, बस 5 मिनट का काम हो रहा है, क्योंकि मेन जो इसमें ज्यादा टाइम लगता है, जो पहले वाली जो स्थूल कार्बनिक खाद है उसमें ज्यादा टाइम लगता है। सांद्रिक कार्बनिक खाद, इसको कंसेंट्रेट ऑर्गेनिक मैन्योर भी अपने कह देते हैं। ठीक है, सांद्रित कार्बनिक खाद को। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ऑयल कैक्स वगैरह, खड़ियां। खड़ियां भी अब दो टाइप की होती है। एक होती है खाने योग्य, खाने योग्य। एक होती है न खाए जाने वाली, या खाने अयोग्य लिख दो, खाने अयोग्य। इसमें सीधा पूछेंगे आपको कि खाने निम्न में से खाने योग्य सांद्रित खाद कौन सी है, निम्न में से खाने के ना खाने वाली सांद्रित खाद कौन सी, एग्जाम्पल दे देंगे आपको। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो खाने योग्य तो आपको पता है, मूंगफली की जो खड़ है वो खाने योग्य है ना। सरसों की खड़ है वो खाने योग्य है। तिल की खड़ है खाने योग्य है भी। अलसी की खड़ है ये भी खाने योग्य है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें से क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे ज्यादा किसमें होती है, यानी कि खाने योग्य वाली में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा मूंगफली में होती है, लगभग ये 7.3% होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये आप याद कर लेना। खाने अयोग्य जिसको अपने खा नहीं सकते वो कौन सी है? नीम, नीम की खड़, करंज की खड़, अरंडी की खड़, महुआ की खड़, इनको खा नहीं सकते, ये होती है खाने अयोग्य। ठीक है, तो इसमें भी अगर क्वेश्चन बने तो नीम की जो खड़ है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 5.22% इतनी होती है। ठीक है, तो आप ये याद करना, खाने योग्य मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, और खाने योग्य नीम, करंज, अरंडी, महुआ। और नाइट्रोजन की बात करें तो मूंगफली में ज्यादा होती है, इधर नीम में ज्यादा होती है। तो ये होती है आपकी सांद्रित कार्बनिक खाद है। ठीक है, खाने योग्य के अंदर एक नारियल वाली भी है, वो भी लिख लो आप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का जो टॉपिक था, उसमें अपना आज किसकी बात करी? खाद की, यानी कि मैन्योर की। वो भी दो टाइप की पढ़ाई मैंने, स्थूल और कंसंट्रेटेड। स्थूल के अंदर आपको गोबर की खाद को अच्छे से पढ़ाया, फिर कंपोस्ट पढ़ाया, कंपोस्ट की विधियां पढ़ाई, वर्मी कंपोस्ट पढ़ाया, और हरी खाद पढ़ाया, वो भी आगे आपको दो टाइप की होती है वो बता दिया। कंसेंट्रेटेड में दो ऑयल कैक्स होती है, खाने योग्य और खाने अयोग्य होती है। बाकी जो बोन मिल्स वगैरह होती है, ब्लड मिल्स होती है, वो हड्डियों का चूरा वगैरह वो होती है। और एक वो गुआनो मैंने शुरू में बता दिया था, सी बर्ड्स का एक्सट्रैक्ट, ड्राइड एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह होती है। ठीक है, एक नाइट सॉइल होती है, वो मतलब मानव का मल मूत्र से वगैरह तैयार होती है। उसकी जो एनपी वो लिखो तो आप लिख लो 5.5 और लगभग 2 के समथिंग होती है ना एनपीके, अगर पूछ ले तो आपसे। इसकी होती है नाइट सॉइल की। क्या होती है नाइट सॉइल? यानी कि मानव के मलमूत्र से वगैरह तैयार की जाती है। ठीक है, 5.5, 4 और 2। तो ये था आपका लेक्चर मैन्योर्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्टिलाइजर्स पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।